मैं एक पाकिस्तानी जासूस 70 की दिहाई में भारत में एक निहायत अहम मिशन पर। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सुर्ख बटन को दबाइए या बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहें। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ वापस चलते हैं। मेरे साथियों के घर के मालिक मकान, जिसका नाम नजीर शेरवानी था, उसने हमारी असलियत जानने के बाद हमारी मदद का फैसला किया। इस सिलसिले में उसने सबसे पहले हमें अपने एक पड़ोसी आरिफ से मिलवाया। आरिफ से मिलने के बाद मैंने फैसला किया कि इनको टेस्ट कर लिया जाए, इनको आजमा कर देख लिया जाए कि क्या वाकई ये हमारे मिशन में मददगार साबित हो सकते हैं या ये सब सिर्फ हवाई बातें हैं। इसी बात के पेश नजर मैंने एक रोज नजीर शेरवानी और आरिफ से मीटिंग की और ये फैसला किया कि न्यू ईयर की नाइट को हम एक हंगामा करेंगे। नए साल की आमद की खुशी में 31 दिसंबर को रात को जो आतिशबाजी वगैरह की जाती है, मैंने उन्हें कहा कि उस रात ठीक 12 बजे जब बड़े होटलों के बॉल रूम्स में 1 मिनट के लिए अंधेरा होता है, एन उस वक्त अशोका और अकबर होटल में हम बड़े बड़े क्रैकर यानी पटाखे छोड़ेंगे। उस रात भारतीय आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के आला अफसरान भी उन जगहों पर मौजूद होते हैं। हॉल के अंदर क्रैकर फटने से अफरा तफरी और सरासीमगी फैल जाएगी, जिसका दूसरे दिन के अखबारों में खूब चर्चा होगा। ये एक तरह से हमारी रिहर्सल थी उस काम की जो हम बाद में करने जा रहे थे। नजीर और आरिफ ने अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया, बल्कि यहाँ तक कहा कि ये सब काम अंडरग्राउंड नौजवान मुसलमान लड़के सरंजाम देंगे और मैं उन्हें सिर्फ हिदायत दूंगा। इस काम के लिए मुझे उन लड़कों से मिलना था। मैंने उन पर अपना ये शक पहले ही जाहिर कर दिया था कि मुमकिन है इन लड़कों में से कुछ भारतीय हुकूमत के प्लांटेड भी हों, इसलिए वो मेरी असलियत और मेरे साथियों के मुतालिक उन्हें कुछ ना बताएं। बिलाखिर ये फैसला हुआ कि उन लड़कों के लीडर से मुझे मिलवाया जाए, मैं उसे हिदायत दूं और वो लीडर मेरे हिदायत की रोशनी में लड़कों से काम ले। दूसरे दिन ही मुझे नंबर 2 के जरिए पैगाम मिला कि शाम को 6 बजे उनके लीडर से मिलना है। मुकर्ररा वक्त पर मैं अपने साथियों के घर चला गया। नजीर और आरिफ तैयार थे। हमने टैक्सी ली और एक इलाके में जाकर अपनी टैक्सी छोड़ी और एक गैराज में चले गए। उसने गैराज में काम करने वाले एक लड़के से कुछ कहा और थोड़ी देर बाद हम गैराज के अंदरूनी हिस्से में एक ड्राइंग रूम नुमा कमरे में पहुंच गए। वहां एक शख्स ने भरपूर मुस्कुराहट से हमें खुशामदीद कहा और अपना तारुफ बशीर अहमद के नाम से करवाया। ये नाम सुनकर मैं कुछ चौंक सा गया। यशवंत ने भी किसी बशीर गैराज वाले का जिक्र किया था जिससे उसने चाबियां बनवाई थी। तारुफी और रस्मी कलमात के दौरान ही चाय और खुश्क फ्रूट आ गया। बशीर को आरिफ ने इस मुलाकात का पहले ही बता दिया था, इसलिए उसने हमारी खातिर मदारात का सब इंतजाम किया हुआ था। बशीर ने बगैर किसी लगाव लपेट के बताया कि गैराज का काम तो ना होने के बराबर है। 20 से ज्यादा लड़के उसके पास काम करते हैं, जबकि हफ्तों कोई गाड़ी मरम्मत के लिए नहीं आती। अपने और इन लड़कों के अखराजात पूरे करने के लिए इन सबको गैर कानूनी काम करने पड़ते हैं। वो बोला, साहब ये हिंदू, वैसे तो हम मुसलमानों से नफरत करते हैं, लेकिन अपने नाजायज काम करवाने के लिए हाथ तक जोड़ते हैं, खासा रुपया देते हैं और अगर मैं इनकार कर दूं तो सिफारशी बनाकर अपनी बहन बेटियों को ले आते हैं। ये जानते हुए भी कि मैं हर जायज और नाजायज काम करता हूँ, किसी में इतनी जरूरत नहीं होती कि वो मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करे। इस इलाके की पुलिस भी हमारी जानिब से आंखें बिल्कुल बंद किए हुए। मेरे लड़के एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर बिखरे रहते हैं। मैंने सब लड़कों को रामपुरी चाकू का इस्तेमाल ठीक ठीक सिखा रखा है। यहाँ कुछ अरसे पहले एक नया थानेदार आया था। उसने मुझे कई बार थाने में बुलाया और गैर मुहज्जब अंदाज में मेरे साथ पेश आया। एक रोज मैं थाने में बैठा था कि करोल बाग के लड़कों ने घर से निकलते ही उसकी अंतड़ियां बाहर निकाल दी। मेरे थाने में मौजूद होने के वक्त ही उसकी लाश थाने में लाई गई। सब कुछ जानते हुए भी उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत न था और मेरे लड़के वारदात करके अपने इलाके में रूपोश हो जाते हैं। ये हमारा इलाका है, यहाँ सख्त से सख्त थानेदार भेजा गया, लेकिन किसी ने भी थाने में कागजों का पेट भरने के सिवा कोई अमली तौर पर कोई काम नहीं किया। ऐसा महसूस होता था जैसे बशीर इस पहली मुलाकात में मुझ पर अपनी अहमियत जताने की कोशिश कर रहा है। मैंने पूछा कि 31 दिसंबर की रात को कुछ जगहों पर धमाके करने हैं, जिसके लिए निडर, चुस्त लड़कों और बड़े क्रैकर्स की जरूरत है। बशीर मेरी बात सुनकर हंसा और बोला, साहब मेरे लड़के तो इतने निडर हैं कि अगर मैं कहूं तो वो खुद अपने पेट में छुरा घोंप लें। और जहां तक क्रैकर्स का सवाल है तो यहाँ पर हर किस्म की गोलियों के अलावा हैंड ग्रेनेड भी आपका ये गुलाम बनाता है। आरिफ ने बशीर को मेरे मुतालिक पहले ही बता दिया था।
اس لیے اس نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا۔ میں نے سوچا کہ اگر 31 دسمبر کو انہوں نے حسب منشا کام کیا تو جہاں تک ہو سکا میں انہیں خود تربیت دوں گا اور اس کے بعد انہیں ایک یونٹ کے طور پر واضح نصب العین کے ساتھ کام کرنے کی ترغیب بھی دوں گا۔ میں نے بشیر سے کہا کہ اگر ممکن ہو سکے تو مجھے اپنے نڈر اور چست لڑکوں میں سے نسبتاً زیادہ پڑھے لکھے لڑکوں سے ملوا دو۔ اکبر اور اشوکا ہوٹل میں نیو ایئر نائٹ کے لیے ٹیبلوں کی ریزرویشن صرف جوڑوں کے لیے ہو سکتی ہے اور اس گیدرنگ میں شامل ہونے کے لیے اچھے لباس کے علاوہ پرسنالٹی کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ میں نے لڑکوں کا ساتھ دینے کے لیے لڑکیوں کے متعلق تو سوچ لیا تھا کہ ان ہوٹلوں کی لابی میں ایسی بہت سی لڑکیاں مل جاتی ہیں۔ لڑکوں کے لیے موزوں لباس بھی سلے سلائے مل سکتے تھے۔ بشیر نے مجھے 2 روز بعد شام کو اپنے سلیکٹڈ لڑکوں سے ملوانے کا وعدہ کیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو ساری بات بتائی اور ہم نے اپنے طور پر یہ پروگرام بنایا کہ ہم اور خصوصاً میں اس رات اشوکا اور اکبر ہوٹل کے قریب بھی نہ پھٹکیں گے۔ میں لودھی ہوٹل کے درمیانے درجے کے پروگرام میں شامل ہوں گا جبکہ میرے ساتھی کیرونیشن ہوٹل میں اپنی شام گزاریں گے۔ 2 روز بعد نذیر، عارف اور میں پھر بشیر کے گیراج میں پہنچ گئے۔ خاطر مطارات کے بعد بشیر نے اپنے شاگرد کو آواز دی جو اپنے ہمراہ 4 لڑکوں کو لے کر کمرے میں آ گیا۔ ان چاروں کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان تھی اور شکل و صورت سے بھی یہ سب اچھے گھروں کے لگ رہے تھے۔ انہوں نے فردن ہم سب سے باادب ہو کر ہاتھ ملایا اور بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے نام اور تعلیم پوچھی تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ تعلیم بتائی۔ ان میں سے 2 FA تھے اور ایک BA اور ایک میٹرک پاس تھا۔ بشیر نے بتایا کہ اس نے انہیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ انہیں کیا کام کرنا ہوگا، جس کی انہوں نے بڑی خوشی سے حامی بھر لی ہے۔ ان چاروں کو دیکھ کر اور مزید گفتگو کرنے کے بعد میں نے پروگرام میں ذرا تبدیلی کی اور دونوں ہوٹلوں میں 2 جوڑے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے یہ فیصلہ اس وجہ سے کیا کہ 1 منٹ کے لیے تاریکی ہونے کے درمیان ایک شخص صرف ایک کریکر چلا سکتا ہے۔ اگر 2 ہوں تو ہال میں مختلف اطراف میں 2 کریکر چلنے سے افراتفری میں 2 چند اضافہ ہو جائے گا۔ میں نے لڑکوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس گہرے رنگوں کے سوٹ اور اوور کوٹ بھی ہیں اور بشیر نے بتایا کہ وہ خصوصی طور پر ان کے لیے چپٹے کریکرز بنائے گا، وہ جو لباس میں بخوبی چھپائے جا سکیں، اور ان کا دھماکہ بہت شدید ہوگا۔ میں نے لڑکوں کو کہا کہ روشنیاں گل ہوتے ہی انہیں کریکر جلانے اور ہال میں اچھال کر درمیان میں پھینکنا ہوگا اور یہ سارا کام 45 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں مکمل ہونا چاہیے۔ میں چاہتا تھا کہ روشنیاں گل ہونے کے وقفے کے دوران ہی کریکر پھٹ جائیں۔ بالکل اندھیرے میں پرہجوم ہالوں میں کریکر پھٹنے سے جو سراسیمگی پھیلے گی اس کا آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ میں نے بشیر کو کہا کہ کریکرز کے ساتھ بارودی بتی اتنی چھوٹی لگائے جو 5 سیکنڈ میں کریکر کو جلا دے۔ غرض یہ کہ ابتدائی تربیت اور پروگرام پر عمل کرنے کی ہدایت دے کر میں نے بشیر کو کہا کہ ان لڑکوں سے میں حلف لینا چاہتا ہوں۔ وہ تیار ہو گئے اور میں نے ان سے حلف لیا کہ وہ اپنا تمام کام پوری تندہی اور ہدایات کے عین مطابق سر انجام دیں گے اور خدا نخواستہ اگر کسی مشکل میں گرفتار ہوئے تو ہرگز اپنے راز، اپنے ساتھیوں کا نام کسی کو نہ بتائیں گے۔ ابھی ہم وہاں بیٹھے ہی تھے کہ گرما گرم اور پرتکلف کھانا آ گیا۔ ہم سب نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا اور بشیر کا شکریہ ادا کر کے اس سے رخصت چاہی۔ اس ملاقات کے بعد بشیر اور ان 4 لڑکوں سے میں 2 مرتبہ ملا اور انہیں 31 دسمبر کی رات کے بارے میں اچھی طرح سے بریف کیا۔ بشیر نے اس دوران چپٹے کریکر تیار کر لیے تھے۔ ان کا ہجوم دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کا دھماکہ کسی بڑے بم جیسا ہوگا۔ میں نے اس دوران اپنے نمبر 2 کو بھیج کر اکبر اور اشوکا ہوٹل میں 2 ٹیبلز ریزرو کروا لیے۔ ہماری تمام تیاری مکمل تھی۔ جیسا کہ شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ ان دونوں ہوٹلوں کی لابی میں پیڈ پارٹنر لڑکیاں ہمہ وقت موجود رہتی ہیں۔ میں نے اپنے نمبر 2 کو دونوں ہوٹلوں میں بھیجا جہاں سے اس نے 4 مناسب لڑکیوں کو مناسب ریٹ پر بک کر لیا اور انہیں مقررہ ہوٹل میں 31 دسمبر کی شام کو 7 بجے ملنے کا کہا۔ 31 دسمبر کا دن، سب تیاریاں مکمل تھیں۔ مقررہ وقت کے مطابق 31 دسمبر کو شام 5 بجے میں بشیرے کے پاس گیا۔ لڑکے وہاں پہلے سے موجود تھے۔ بشیرے نے ہر لڑکے کی پینٹ کی بیلٹ کے ساتھ کریکرز اس طرح لگائے تھے کہ کوٹ پہننے سے وہ بالکل چھپ جاتے تھے۔ ہر لڑکے کے پاس ایک خنجر بھی تھا جو اس نے ٹانگوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ میں نے انہیں کناٹ پلیس میں 7 بجے سے پہلے پہنچ جانے کو کہا جہاں میرے نمبر 2 نے 4 لڑکیوں کو ان کے ساتھ ملنے کا کہا تھا۔ 31 دسمبر کی رش کی وجہ سے ہمیں کافی انتظار کے بعد 2 ٹیکسیاں ملی۔ بشیر نے لڑکوں کو ایک ٹیکسی میں روانہ کیا اور چلتے وقت انہیں کہا کہ اگر کام ٹھیک طور سے انجام نہ دیا تو تمہارے گھر والوں کو قبرستان بھجوا دوں گا کیونکہ تمہاری لاشیں انہیں وہیں ملیں گی۔ یہ چلتے وقت کی آخری ہدایات تھی۔ ہمیں بھی بھارتی بارڈر میں داخل ہونے سے پہلے کچھ اسی طرح کی ہدایات ملی تھی لیکن کچھ نرم الفاظ میں۔ میرا نمبر 2 8 بجے مجھے مغل ریسٹورانٹ میں ملا۔ اس نے بتایا کہ 4 لڑکیاں بر وقت پہنچ گئی تھیں۔
लोधी होटल अकबर और अशोका से ज्यादा दूर नहीं था। 12 बजने में अब कुछ ही देर बाकी थी। मैंने नंबर 2 को भी जाने की इजाजत दी और मैं अपने होटल चला आया। लोधी होटल अकबर और अशोका होटल से ज्यादा दूर नहीं था, फिर भी तजस्सुस की वजह से मैं बाहर आ गया। ठीक 12 बजे फजा छोटे छोटे धमाकों से गूंज उठी। होटल की तमाम रोशनियां 1 मिनट के लिए गुल कर दी गई थी। मुझे अपने साथी लड़कों की मुतवक्का धमाकों की आवाज सुनाई न दी। मैं तकरीबन 20 मिनट सर्दी के थपेड़े खाते हुए सिर्फ ड्रेस कोट में बाहर खड़ा रहा। अब सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी और मैं होटल वापस जाने का सोच ही रहा था कि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के इंजन अपने जोरदार सायरन बजाते हुए अशोका और अकबर होटल की तरफ भागते दिखाई दिए। मुझे सर्दी का एहसास खत्म होता महसूस हुआ और मैं तसव्वुर में उन होटलों में धमाकों से फैली सरासीमगी के आलम में मेहमानों और होटल के स्टाफ की भाग दौड़ और अफरा तफरी को एंजॉय करने लगा। थोड़ी देर तसव्वुर की आंखों से इन मनाजिर से लुत्फानंदोज होने के बाद मैं अपने कमरे में वापस चला गया। नजीर, आरिफ और मैं दूसरे दिन 12 बजे बशीर के यहाँ पहुंचे। सुबह अखबारों के फ्रंट पेज अकबर और अशोका होटल में रात ठीक 12 बजे फटने वाले बम मेहमानों के जख्मी होने और मुख्तलिफ कयास आराइयों से भरे पड़े थे। बशीर ने बताया कि चारों लड़के सुबह 10 बजे आए थे। चारों के क्रैकर बिल्कुल सही वक्त पर फटे थे। वो तो अफरा तफरी में अंधेरे में ही बाहर निकल आए थे, अलबत्ता हॉल में लोगों की चीखों पुकार और धमाकों से टूटने वाली बोतलों, ग्लासों और हल्के फर्नीचर के टुकड़ों से कई अफराद दोनों जगहों पर जख्मी जरूर हुए थे। लड़कों ने उसे बताया था कि दिल्ली के इंतहाई पॉश इलाके में, जहां दुनिया भर के सिफारत खाने मौजूद हैं, यहाँ के होटलों में धमाकों की वजह से पुलिस और फौज ने दोनों होटलों को घेर लिया है। अखबारात में लिखा था कि फौरी तौर पर यह तय नहीं किया जा सकता कि ये धमाके किस चीज के थे। दोनों होटलों की भरपूर तलाशी ली गई और कुछ बरामद न होने की वजह से फौज और पुलिस का घेरा खत्म हो गया। बशीर अपने लड़कों की कामयाबी पर फूला नहीं समा रहा था। हमने उसे और उसने हमें मुबारकबाद दी। हमने बशीर से कहा कि ये धमाके हमारे मकसद के हुसूल के लिए पहला कदम थे और तुम्हारे लड़कों की आजमाइश भी, और ये सब तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हुआ है। मैंने बशीर को बेहद इसरार करके लड़कों को इनाम देने के लिए 12,000 रुपए दिए और कहा कि आइंदा 2-3 रोज में मैं उसे अपना आगे का प्लान बता दूंगा ताकि उस पर अमल करने के लिए लड़कों को तरबियत दी जा सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को दबाइए या बेल आइकन को क्लिक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। हम मजीद वीडियो लेकर आपके लिए जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।